Next, an 8-year-old child presents with persistent vomiting followed by progressive drowsiness and confusion after a recent viral illness. There is no fever. Examination shows hepatomegaly without jaundice. Lab shows seromonia of 118, AST 210, ALT 185, glucose 54 and normal bilirubin. What is the most likely diagnosis? तो हमारे पास एक 8 साल का बच्चा है जिसको एक recent viral illness थी। उसके बाद उसको प्रोग्रेसिव ड्राउजनेस है और कंफ्यूजन है, यानी आपका यहाँ पे सीएनएस इन्वॉल्व हो रहा है। उसके अलावा लिवर भी इनलार्ज है, अमोनिया भी इंक्रीज्ड है, एएलटी एएसटी दोनों इंक्रीज हैं और हाइपोग्लाइसीमिया है। तो आपके पास एक वायरल इलनेस है जिसके बाद आपके पास सीएनएस सिम्टम्स भी हैं और लिवर डिसफंक्शन भी है। सो दिस इज मोस्ट लाइकली राइस सिंड्रोम। अब जो बाकी ऑप्शंस हैं, सपोजिंग ये वायरल हेपेटाइटिस होता, वायरल हेपेटाइटिस में जैसे बताया है जॉन्डिस का उसमें होता है, इसमें जॉन्डिस नहीं है, लेकिन वायरल हेपेटाइटिस में आपको आमतौर पर जॉन्डिस मिल जाता है। अगर जॉन्डिस ना भी हो तो एएलटी की एसटी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, थाउजेंड्स में होता है। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। अगर इनबॉर्न एल्फ मेटाबॉलिज्म होता है तो आमतौर पर जल्दी प्रेजेंट करेगा, 8 साल का प्रेजेंट नहीं करेगा, वो पहले से प्रेजेंट कर चुका होगा और उसमें फिर बार बार उसको कोई ना कोई फीचर्स आते रहेंगे। सो दिस इज अनलाइकली। अगर सेप्टिक एन्सेफेलोपैथी है तो आपके पास सेप्सिस की फीचर्स होने चाहिए। इस पेशेंट में फीवर भी नहीं है, सो सेप्सिस इज अनलाइकली। और विल्सन डिजीज जो है वो क्रॉनिक डिजीज कॉज करता है, उसका एक्यूट ऑनसेट नहीं होगा। So Rye syndrome is a combination of acute encephalopathy, hepatic dysfunction, hyperammonemia, hypoglycemia with minimal jaundice, which suggests mitochondrial liver failure. A acute viral hepatitis है, it presents with marked jaundice and higher transaminases. IEM typically presents earlier in life or with recurrent episodes. Static encephalopathy would be associated with systemic size of infection, or Wilson disease जो है presents with chronic liver disease. Next, a 16-year-old girl presents with nausea, tinnitus, and rapid breathing after ingesting an unknown quantity of tablets for headache relief. Respiratory rate is 32, temperature is 100, BP is normal. ABA shows pH of 7.48, PCO2 of 26, and bicarb of 18. What is the most rare diagnosis? तो बच्ची ने कोई दवाई खाई है फॉर हेडेक, कोई पेन रिलीफ की दवाई है, और उसके अलावा उसको कुछ फीवर है, टिकिपनिया है, ईबीजी आपके पास PCO2 कम है और बाइकार भी कम है। सो पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है अलॉन्ग विद रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। तो ये जो आपको मिलता है मिक्स पिक्चर विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, ये आपको मिलता है सैलिसेट पॉइजनिंग में, यानी एस्प्रिन के ओवरडोज से। और एस्प्रिन जो है दैट इज यूज्ड एज अ पेन किलर, उस साथ आपको नाइट्रस भी मिलता है। सो द आंसर इज गोइंग टू बी सैलिसेट पॉइजनिंग। अब डीके अगर होता है, डीके होता है पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया होता है, पेशेंट वॉमिट करता होता है, उसके और भी फीचर्स होते हैं, और दूसरा उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलता है आपको। सो इट इज नॉट डीके। मेथनॉल पॉइजनिंग में पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है बहुत सीवियर। इस केस में तो एसिडोसिस है ही नहीं पेशेंट का, बल्कि जो पीएच है इट इज टुवर्ड्स एल्कोलोसिस। ओपियोइड ओवरडोज में पेशेंट जो है उसको ऑल्टर कॉन्शियसनेस होती है, उसके बाद पिन पॉइंट प्यूपल्स होते हैं, उसमें एबीजीज जो है वो नॉर्मली होती हैं। सो दिस इज नॉट करेक्ट। और सेप्सिस में आपको जो है ना कोई फाइंडिंग मिलेंगी, जैसे कि सेप्सिस है, कोई इन्फेक्शन होगी, कोई फीवर होगा, कोई और फीचर्स मिलेंगे। सो दिस इज नॉट करेक्ट। So patient has mixed respiratory alkalosis and metabolic acidosis, hyperventilation, and tinnitus, which are characteristic of salicylate toxicity. Decay produces metabolic acidosis without respiratory alkalosis. Methanol poisoning causes severe metabolic acidosis with visual symptoms. Opioid overdose causes respiratory depression. तो अगर opioid overdose होती, patient को respiratory depression होती. And sepsis can cause metabolic acidosis but does not explain the tinnitus or respiratory alkalosis. Next, a 10-year-old boy presents with muscle cramps and poor academic performance. Examination shows short stature and round faces. Serum calcium is 1.7, phosphate is 2.2, PTH is elevated, and RPs are normal. What is the most likely diagnosis? अब इसमें आपके पास कैल्शियम कम है और फॉस्फेट ज़्यादा है, लेकिन पीटीएच इंक्रीज्ड है। जब पीटीएच इंक्रीज होता है तो जो हम लैब एक्सपेक्ट करते हैं दैट इज हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपोफॉस्फेटीमिया, इसमें बिल्कुल ऑपोजिट है।
इनफैक्ट इसमें जो आपको फाइंडिंग मिल रही हैं दे आर ऑफ हाइपोपैथाइडिज्म, लेकिन पीटीएच इंक्रीज्ड है। सो दिस इज सूडो हाइपोपैथाइडिज्म, यानी कि पीटीएच इंक्रीज है लेकिन आगे रिसेप्टर से ही काम नहीं कर रहे, तो उसका इफेक्ट नहीं आ रहा। तो जो बाकी ऑप्शंस हैं, अगर हाइपोपैराडाइडिज्म होता उसमें आपको जो है थायराइड पैराथायरॉइड लेवल कम मिलता है, आपको पीटीएच आपको कम मिलता है, इससे पीटीएच इंक्रीज्ड है। सो दिस इज रॉन्ग। अगर वीनल ऑस्टियो डिस्ट्रोफी है दैट हैपेंस इन सीआरएफ, तो उसमें आरएफटीज एब्नॉर्मल होते हैं, इस केस में आरएफटीज नॉर्मल है। अगर विटामिन डी डिफिशिएंसी है, विटामिन डी डिफिशिएंसी में आपको फॉस्फेट लेवल कम मिलता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। और अगर एक्स लिंक्ड हाइपोफॉस्फेटीमिया है, अगेन उसमें आपको फॉस्फेट लेवल कम मिलता है, so this is incorrect. So hypocalcemia with hyperphosphatemia and elevated PTH indicates end organ resistance to parathyroid hormone, which is seen in pseudo hypoparathyroidism. अगर hypoparathyroidism होता, it will show low parathyroid hormone levels. Venous भी होता है CKD में, उसमें RPs abnormal होते हैं. Vitamin D deficiency causes low phosphate, and XLP is associated with low phosphate and normal calcium. Next, a 13-year-old girl presents with chronic abdominal pain, weight loss, and intermittent loose stools. Examination shows pallor and a tender right lower quadrant. And a tender right lower quadrant mass. Perianal examination shows a skin tag, HP is low, and ESR is 48 meters per hour. What is the most early diagnosis? तो पेशेंट को 13 साल की है, उसको chronic abdominal pain है, weight loss है, थोड़ा pallor है, टेंडर राइट लोअर क्वाड्रेंट मैस है और स्किन टैग्स हैं। अब जब आपके पास पैलर भी है, स्किन टैग्स भी हैं, इट मीन्स के पेशेंट को मोस्ट लाइकली क्रोन्स डिजीज है। सो द मोस्ट लाइकली ऑप्शन विल बी क्रोन्स डिजीज। अब अगर हम बाकी ऑप्शन देखें, एब्डोमिनल टीबी में भी पेशेंट को क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन हो सकती है, वेट लॉस भी हो सकता है और मे बी पैलर भी है, लेकिन उससे मैस एक्सप्लेन नहीं होता और स्किन टैग एक्सप्लेन नहीं होता। सो दिस इज अनलाइकली। फीवर डिजीज में पेशेंट पेल हो सकती है, क्रॉनिक डायरिया बिल्कुल हो सकता है उसको, लेकिन अगेन स्किन टैग भी एक्सप्लेन नहीं होता, ना ही मैस एक्सप्लेन होता है। सो दैट इज अनलाइकली। अगर एट्रल बाउल सिंड्रोम है, उसमें जो है ना पैलेट एक्सप्लेन नहीं होता, ना ही मैस एक्सप्लेन होता है, ना ही रेज्ड ईएसआर एक्सप्लेन होता है। सो दिस इज अनलाइकली। और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है टू द कोलॉन, तो उसमें पेशेंट में ना फिर स्किन टैग नहीं मिलेंगे आपको। सो दिस इज अनलाइकली। So chronic inflammatory symptoms, anemia, raised inflammatory markers, right lower quadrant involvement, and perianal skin tags point towards transmural intestinal inflammation, which is seen in Crohn's disease. Abdominal TB may mimic Crohn's disease, but perianal disease is less typical. Abdominal TB में आपको perianal tags नहीं मिलेंगे. Celiac disease does not cause perianal tags or localized tenderness. Irritable bowel syndrome does not cause anemia or raised ESR, जबकि ulcerative colitis does not involve perineal disease or the small bowel. So the answer is Crohn's disease. Next, a 9-year-old boy receiving an antiemetic develops neck stiffness, upper division of the eyes, and facial grimacing. He is alert and afebrile and there is no history of seizures. What is the most appropriate treatment? तो इस बच्चे ने एक एंटीमेटिक ली है, उसके बाद उसको एक डिस्टोनिक रिएक्शन हो गई है। सो दिस इज ड्रग इंड्यूस्ड डिस्टोनिया, और जिसमें कॉस्टिव एजेंट हो सकता है दैट कैन बी मेटोक्लोप्रामाइड। तो जब आपके पास ड्रग इंड्यूस्ड डिस्टोनिया होता है, उस पर हम पेशेंट देते हैं आईवी डाइफेनहाइड्रामीन, जो कि एक एंटीहिस्टामिन है। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इज एंटीहिस्टामिन्स। बाकी जो ऑप्शन है, डायज़ेपैम जो है डिस्टोनिया में हेल्प नहीं करेगा। डायज़ेपैम हम देते हैं ताकि एंग्जाइटी कम हो अगर एंक्शस है वो, लेकिन इसमें हेल्प नहीं करेगा वो। अगर हम हेरीपैराडोल देते हैं, उससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा इफेक्ट्स वर्सन हो जाएंगे, तो हमने ये भी नहीं देना। लीवोडोपा और पेप्रानोल जो हैं, दीज आर नॉट रिकमेंडेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिस्टोनिया, तो ये दोनों हमें नहीं देने। सो हम देंगे आईवी डाइफेनहाइड्रामीन यानी कि एंटीहिस्टामिन्स। सो acute dystonic reaction caused by dopamine blockade respond rapidly to anticholinergics and antihistamines. Diazepam हम दे सकते हैं reduce anxiety, but it does not reverse dystonia. Haloperidol would worsen extrapyramidal symptoms. Levodopa is not indicated for acute drug-induced dystonia, जबकि propranolol is used for akathisia, not for dystonic reactions. Next, a 5-year-old boy presents with high-grade fever of 102.2 Fahrenheit, muffled voice, and progressive difficulty in swallowing for 6 hours.
He is tilting forward and appearing anxious. Oxygen saturation is 94% on room air. No organization has been attempted. What is the most appropriate immediate management? तो बच्चा है, उसको तेज बुखार है, मफल्ड वॉइस है और सॉन्ग डिफिकल्टी है। उसके अलावा आगे को बैठा हुआ है और एंक्शस लग रहा है। सैचुरेशन उसकी ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इमीडिएट मैनेजमेंट? तो मोस्ट लाइकली बच्चे को एक्यूट एपिग्लोटाइटिस है। उसमें जो पहला स्टेप होता है दैट इज टू मेंटेन द एयरवे। उसके बाद जो हमने एग्जामिनेशन करी हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज टू परफॉर्म एंट्रोट्रेकियल इंट्यूबेशन। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। IV एंटीबायोटिक्स हमने देने हैं, लेकिन हम देंगे आफ्टर मेटिंग द एयरवे, सो दिस इज नॉट द इमीडिएट मैनेजमेंट। नेबुलाइज्ड एड्रेनलिन हम देते हैं फॉर क्रूप, नॉट फॉर एपिग्लोटाइटिस। लेटरल नेक्स्ट एक्सरे भी हम करते होते हैं, लेकिन अगेन वो एयरवे मेंटेन करने के बाद होगा। और ऑक्सीजन जो है देने की जरूरत नहीं है, इसकी सैचुरेशन 94% है इन रूम एयर, तो इसकी जरूरत नहीं है। So airway obstruction can occur rapidly and unpredictably in acute epiglottitis, making airway protection the immediate priority. IV antibiotics are essential, but should be started after the airway is cured. Nebulized adrenaline does not reliably relieve supraglottic obstruction, यानी कि हम इसमें देते नहीं होते। Lateral neck X-rays risk agitation and airway compromise. तो अगर हमने एक्सरे करना है, पहले हम एयरवे मेंटेन करेंगे, तब हम एक्सरेज करेंगे। And humidified oxygen does not address impeding airway obstruction. Next, a 7-month-old unvaccinated boy is brought to the clinic after close household exposure to a confirmed case of measles 4 days ago. He is asymptomatic and physical examination is normal. There is no history of immunodeficiency. What is the most appropriate intervention at this time? तो एक बच्चा है 7 माह का जो कि अनवैक्सीनेट है, 4 दिन पहले एक्सपोज हुआ था मीजल्स से। अब हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होती हैं, या हम वैक्सीन लगाएं या हम ग्लोबुलिन लगाएं। वैक्सीन हम लगा सकते हैं इन इम्यूनोकॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स विद इन 3 days ऑफ एक्सपोजर। इस केस में 4 दिन गुजर चुके हैं, तो अब वैक्सीन हम नहीं लगा सकते। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो हम लगा सकते हैं अप टू 6 days ऑफ एक्सपोजर, और वो हम उसमें लगा सकते हैं जिनकी एज 6 months से कम है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। बच्चा जो है 6 months से बड़ा है, लेकिन एक्सपोजर को 4 days हो चुके हैं, सो फॉर दैट रीजन इसको हम लगवाएंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जो बाकी ऑप्शंस हैं, रिबाविरिन वो हम लेते हैं मीजल केस में। स्पोर्टिव केयर देंगे तो मीजल डेवलप कर लेगा, कोई फायदा नहीं होगा, कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। और विटामिन ए जो है स्वेटिव कम जरूर करता है, लेकिन प्रिवेंट नहीं करते मीजल्स को, सो दिस इज नॉट द आंसर। So immunoglobulins can be given up to 6 days after exposure. It is indicated for susceptible household contacts, especially infants less than 6 months age, pregnant females, and immunosuppressed patients. Live attenuated vaccine can be given within 72 hours exposure in immunocompetent individuals. Oral ribavirin is not used for post-exposure prophylaxis of measles. Sportive care does not prevent disease, and vitamin A reduces severity but does not prevent infection. So the answer is immunoglobulins. Next, a 2-week-old girl fails the newborn hearing screening test. She was born at term with a birth weight at the 10th centile. Physical examination shows mild hepatomegaly and total STB is 3.2. What is the most appropriate test to confirm the suspected diagnosis? तो 2 वीक्स की बच्ची है जिसने न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट फेल कर लिया है, यानी कि पॉसिबली उसको डेफनेस है। उसके अलावा बर्थ वेट उसका लो है, इट इज एट द 10th सेंटाइल एंड इज माइल्ड हेपेटोमेगाली। तो जो उसको एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकती हैं इस एज में वो टॉर्च इन्फेक्शन हैं, और उनमें से डेफनेस की कॉज इज CMV। तो अब हमने ये देखना है कि CMV को हम कंफर्म कैसे करेंगे। तो CMV कंफर्मेशन का जो मेथड है दैट इज CMV PCR फ्रॉम द यूरिन, लेकिन बाकी ऑप्शन देखनी चाहिए। तो CMV IgG जो है, अगर एक बेबी के अंदर CMV की IgG एंटीबॉडीज हैं, ये उसको मदर से आई हैं, तो दिस इज नॉट यूजफुल। अगर न्यूनेट में IgM एंटीबॉडीज हैं, ये इतनी सेंसिटिव नहीं होती, स्पेसिफिक नहीं है ये, तो ये इतनी वैल्यूएबल नहीं है, इसलिए यूज नहीं की जाती। जरूर वापसी करने की जरूरत नहीं है इसमें, इससे कोई फायदा नहीं होगा। और जो टॉर्च एंटीबॉडी पैनल है वो अगेन इतना रिलायबल नहीं होता, तो डायग्नोसिस क्या होता है विद CMV PCR। So detection of viral DNA within the first 3 weeks of life confirmed congenital CMV infection. CMV IgG reflect maternal antibodies
and does not confirm ventral infection. CMV IgM has limited sensitivity in the units. Liver biopsy is not required, and torch antibody panels lack diagnostic specificity. Next, a 9-month-old boy presents with episodic crying and drawing up of legs for the past 12 hours. He has had 2 episodes of vomiting, and examination shows mild abdominal tension but no voiding. Abdominal ultrasound shows a target sign. What is the most appropriate initial management? तो एक बच्चा है 9 months का जिसको एपिसोडिक क्राइंग है और टांगे ठीक कर लेता है फॉर द पास्ट 12 आवर्स. उसके अलावा वॉमिटिंग भी है और माइल्ड एब्डोमिनल टेंशन भी है बट नो गार्डिंग. एब्डोमिनल साउंड शोज टारगेट साइन. तो ये सब पॉइंट करते हैं कि बच्चे को इंटरसेप्शन है. अब सवाल ये है कि इनिशियल स्टेप क्या होना चाहिए. अब इंटरसेप्शन जो है ये एक इमरजेंसी है. अगर इसको हम करेक्ट नहीं करेंगे उसमें पेशेंट को है ना ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, उसको शॉक में जा सकता है वो, तो उसको हमने रैपिडली क्योर करना होता है, ठीक करना होता है. तो इसमें जो रिकमेंडेड तरीका है दैट इज हाइड्रोस्टैटिक एनीमिया रिडक्शन. हमें कोशिश करनी चाहिए कि एज सून एज पॉसिबल पेशेंट को हम ये जो इंटरसेप्शन है रिड्यूस कर लें. बाकी जो ऑप्शंस हैं, आईवी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है इसमें क्योंकि इस बच्चे को इन्फेक्शन ही हुई हुई, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, इसका फायदा नहीं है. डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी की जा सकती है लेकिन इनिशियल नहीं है. पहले हाइड्रोस्टैटिक एनीमिया ट्राई करेंगे विच इज मोर देन 95% सक्सेसफुल, तो इसका फायदा नहीं है. अगर एनीमिया रिडक्शन फेल होती है या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है तब हम ये कर सकते हैं. इसमें कोई ऐसी एविडेंस नहीं है. इमीडिएट लेप्रोटॉमी अगेन इसकी ज़रूरत नहीं है. बच्चा जो है वो इतना सिक नहीं है, ना कोई कार्डिंग है, ना हमें कोई रिस्क लग रहा है कि परफेक्शन हुई हुई है. देयर इज नो नीड कि हम लेप्रोटॉमी करें. और ऑब्जर्वेशन इंटरवेंस फ्लूइड का फायदा नहीं होगा, बच्चा शॉक में चला जाएगा एंड उसकी डेथ भी हो सकती है. सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. So the child is stable, symptoms are early, and imaging confirmed interception without peritonitis. So hydrostatic anemia is appropriate. Antibiotics do not resolve mechanical infection. Diagnostic laparoscopy is not first line in uncomplicated cases. Immediate laparotomy reserved for perforation or failed anemia reduction. Observation risk boil ischemia. तो जब बच्चा स्टेबल है पहला स्टेप है हाइड्रोस्टैटिक एनीमिया रिडक्शन. Next, a 10-year-old boy presents with cola-colored urine occurring 2 days after an upper respiratory infection. BP is normal, urinary shows RBC cast and mild proteinuria. Serum complement levels are normal. What is the most likely diagnosis? तो 10 साल का बच्चा है जिसको co-colored urine आया है 2 days after upper respiratory tract infection. तो यहाँ तक देखें तो इट कैन बी AGN, लेकिन BP नॉर्मल है और कॉम्पोनेंट लेवल्स नॉर्मल है. अब क्योंकि AGN में मोर देन 90% केसेस में C3 लेवल कम होता है इसलिए AGN इज वेरी अनलाइकली, तो इसको हम निकाल देते हैं. अब जो एल्पोर्ट सिंड्रोम है उसमें अगेन आपके पास हेमाचूरिया हो सकता है, लेकिन एल्पोर्ट सिंड्रोम में आपको अक्सर कोई हेयरिंग प्रॉब्लम मिलती है, डेफनेस मिलती है साथ में. इसमें कोई ऐसी बात नहीं की हुई, सो दिस इज ऑल्सो अनलाइकली. HSP जो है ये एक वेस्कुलाइटिस है जिसमें आपको पैल्पेबल पर्परा मिलते होते हैं. होता 3 to 10 years में, लेकिन देयर इज पैल्पेबल पर्परा इन HSP. इसमें उसका जिक्र नहीं है, सो दिस इज अनलाइकली. दिस कैन बी आईजी नेफ्रोपैथी क्योंकि उसको जो हेमाचूरिया हो रहा है इट इज 2 days आफ्टर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड दैट फिट्स विद आईजी नेफ्रोपैथी, सो इट कैन बी आईजी नेफ्रोपैथी. और लूपस नेफ्राइटिस जो है उसमें भी कॉम्पोनेंट लेवल्स डिक्रीज्ड होते हैं. सो अगेन इट्स नॉट लूपस नेफ्राइटिस, so the answer is IgA nephropathy. So IgA nephropathy is likely because hematuria occurs concurrently or shortly after infection with normal component levels. AGN occurs after latent period and shows low component levels. तो इस बच्चे में जो हुआ है हेमाचूरिया वो 2 days बाद हुआ है, जबकि AGN में 7 से 10 दिन बाद होता है. Alport syndrome presents with progressive renal disease and hearing loss. HSP includes systemic vasculitic features, and lupus nephritis is associated with low component levels and systemic signs. So next, a 4-year-old girl with history of recurrent febrile UTIs undergoes VCUG, which shows bilateral grade 3 reflux. RFTs are normal. What is the most appropriate management? तो reflux management है, it depends on the grade. अगर grade 1 और या 2 है हम observation करते हैं. अगर ग्रेड 3, 4 या 5 है तो हम पहले देते हैं एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस.
अगर पेशेंट को बावजूद यूटिलाइज होता है या पेशेंट वर्सन हो जाता है या फिर बहुत सीवियर फ्लक्स है, तब हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। तो इस केस में क्योंकि इसको ग्रेड 3 है, हम करेंगे कंटिन्यूअस एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस। जो बाकी ऑप्शन हैं, एंडोस्कोपिक यूटेरिक इंजेक्शन, अगेन जैसे मेंशन किया था, हम करेंगे ग्रेड 4 या 5 में अगर पॉजिटिव फ्लक्स हो रहा है या अगर ब्रेक थ्रू यूटीआई हो जाए, तो दिस इज नॉट नीडेड। इमीडिएट यूटेरिक रिप्लांटेशन, अगर पेशेंट किसी भी ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, फैक्ट्री केस है, तब हम ये कर सकते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है इसकी। ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरवेंशन का फायदा नहीं है, पेशेंट को बार बार यूटीआईज होंगे, उससे स्कारिंग हो सकती है, तो इसका भी फायदा नहीं है। और परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी का कोई रोल नहीं है रिफ्लक्स में, तो दिस इज अननेसेसरी। So grade 3 reflux with recurrent sections is initially managed conservatively to prevent vision scarring. Endoscopic injection is considered if conservative therapy fails. Immediate vitreous reimplantation is reserved for high-grade or refractory cases. Observation alone risks recurrent infection, जिससे scarring हो सकती है, and percutaneous nephrostomy has no role.